ओके हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। हेलो अरेंज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, अगर आप इंजीनियरिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो कैसे हेलो अरेंज में जो रेट है रिएक्शन जो है वो ईज हो जाती है या कहीं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है क्या। तो यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। ठीक है, अगर आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं किसी हेलो अरीन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईज हो जाती है। ठीक है, ओके क्लियर। देखो यहाँ पे कोई पैरा आइसोमर है, पैरा आइसोमर मतलब कि पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है। ओके क्लियर। तो पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है और इधर OH इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है आपका, है ना। सिंपल सी बात है कि OH आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। ओके डन, कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी choose some Jamboard. मतलब just give me a 1 minute, hardly 1 minute, it will not exactly. ओके डन। यस हैव डन, क्योंकि मुझे कुछ लिखना भी है तो जैम बोर्ड ओपन करना था। तो OH नेगेटिव जो है आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। देखिए OH नेगेटिव कहाँ अटैक कर रहा है, इस कार्बन पर जिससे क्लोरीन अटैच है। ओके मतलब अल्फा कार्बन। ओके क्लियर। अगर OH नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन लेकर आया, मतलब इसने क्या किया, इस कार्बन से, ये जो कार्बन है दिस वन जहाँ पे मैंने देखो एन सर्कल किया है ना, ये वाला कार्बन है, इससे OH का बॉन्ड बन गया है ना, बन गया। अब कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसने कार्बन से बॉन्ड बना लिया। अभी कार्बन को कोई तो बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये कार्बन है इसके ऑलरेडी क्या है, 4 बॉन्ड पहले बने हुए हैं ना। तो अगर वो नया बॉन्ड किसी के साथ बनाना चाहता है तो उसे अपना कोई पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है आप देखो इसके 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इधर एक सिंगल है, डबल है, फिर एक सिंगल है और ऊपर क्लोरीन के साथ है। तो आउट ऑफ 4 बॉन्ड सबसे वीक कौन सा है, पाई बॉन्ड होता है, आपको पता है। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड, देखो ये एरो इधर जाने का मतलब क्या है कि इसने अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया है और इस ये जो अपना पाई बॉन्ड है ब्रेक कर दिया है। और इस पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो गए। देखो ये नेक्स्ट मैंने सर्कल भी कर रखा है येलो कलर से, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये इस पर शिफ्ट हो गए। नाउ ये अब रेजोनेंस में जाएगा, है ना। अब ये फर्दर इसको देगा इलेक्ट्रॉन और अगला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। देखो हो गया, ये ब्रेक होएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इधर NO2 लगा हुआ है ना, तो NO2 इसको कैसे स्टेबलाइज करेगा, आई शो यू। ठीक है, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और पैरा पोजीशन पर ही NO2 लगा है, लेट मी शो यू। ओके तो देखो अगर क्लोरीन है इधर और OH लग गया है इधर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था ना। ठीक है, पैरा पे है। ठीक है क्लियर, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं लिखा जाता है, एज यू नो दैट। एंड डबल बॉन्ड O और इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव मैं लिख सकती हूँ और इसका नेगेटिव लिख सकती हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या है, इधर भी जाएंगे, है ना, ये इसको देगा, है ना, और ये क्या करेगा, अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, है ना। तो फर्दर एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ऊपर वाला एज इट इज है, अभी मैं नीचे वाला ही दिखाता हूँ तो वही बहुत है, क्योंकि बार बार उस चीज़ को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके तो ये देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, है ना, O नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गए। ठीक है क्लियर, और इधर जो बॉन्ड है वो एज इट इज पड़ा है आपका ऑक्सीजन के साथ। ठीक है क्लियर।
अब ये समझ में आ रहा है तुमको कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर आगे ट्रांसफर हो गया, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका बन गया। फिर क्या होगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या हो सकता है, इधर क्लोरीन और OH है ना, वो भी लिख दो। जब सब कुछ बना ही दिया तो इनको भी क्यों छोड़ना। ये फिर से वापस जाएगा इधर, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट करेगा, एंड ये वाला यहाँ पर इस कार्बन पर। ठीक है, क्लियर? ओके, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर किया तो मतलब इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, है ना, क्लियर? फिर मैंने ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि यहाँ से डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में चला गया, है ना। अब क्योंकि अब ये कार्बन जो है इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसको पहले वाला पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसने अपना ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, इसको तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन इसने नेक्स्ट कार्बन पर ट्रांसफर कर दिया। तो फाइनल नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, क्लोरीन OH। आई होप सो कि मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रा कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस नीचे थोड़ी कमी दिख रही है। स्टिल ट्राइंग टू डू दिस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर, इस कार्बन पर ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर तो है ही। ये पाई बॉन्ड पता ना कैसे आया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसके नीचे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ओके, और इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि एक मिनट, इस पे नहीं है, सॉरी सॉरी, इस पे नहीं है, इसके तो 4 ही बॉन्ड है ना, यार ऐसा काम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। फिर ये फर्दर क्या हो जाएगा, देखो अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये इधर ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, और अब ये कार्बन क्या करे, अब इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर जो देखो, जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये जो मैंने कार्बन लिख दिया है C। ठीक है, अब इसके चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब किसको तोड़ेगा, वो उसको तोड़ेगा जिसके साथ उसका बॉन्ड सबसे वीक है। तो किसके साथ वीक है, यहाँ पर हेलोजन के साथ सबसे वीक है, तो वो हेलोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, और फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फाइनल स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग। अब देखो ये OH था ना, OH को बना के रखो यहाँ पे, OH को नहीं रिमूव करना है, क्लोरीन हट गया है तो क्लोरीन को ड्रॉ नहीं करना। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ड्रॉ इट हियर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो ड्रॉ इट हियर, एंड ये अब इधर गया ना, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आया, पाई बॉन्ड आया ना, तो एक यहाँ पर पाई बॉन्ड ड्रॉ करो। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या करोगे आप, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि NO2 होने से यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो गए, है ना, क्लियर। अदरवाइज क्या होना था कि सीधा अगर NO2 नहीं होता था, ये सीधा यहाँ पे जाता और ये इधर मूव कर जाता, है ना। तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं किसी रिएक्शन के थ्रू आउट, है ना, तो उतना ज़्यादा आपकी वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करो, है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर पर इलेक्ट्रॉन फैल रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फैलते हैं ना, अगर एक ही जगह इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो इतना स्टेबल नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है ओवर द स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है, देन डेफिनेटली इट विल लीड्स टू स्टेबिलिटी। ओके, क्या अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके, लास्ट स्टेप, ये जो लास्ट स्टेप है, जो क्लोरीन का रिमूवल है, फास्ट स्टेप है, निकल गया और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले ये इधर इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, जैसे पैरा में गया था, है ना, तो ऑर्थो पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये भी इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे पैरा में मैंने दिखाया वैसे ही ऑर्थो में भी रेजोनेंस होगा। ओके, और उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर मेटा की बात करूँ, अगर मेटा पे NO2 लगाओ, मेटा पोजिशन पे, दिस इज मेटा पोजिशन, है ना, क्लियर, मेटा पे NO2 लगा है। अब अगर आप OH नेगेटिव का अटैक कराते हो, है ना, आपने देखा भी है, यहाँ पर ऊपर भी मैं आपको दिखा दूँ एक सिंपल सा मेथड, कि जब भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, हेलो अरेंज के केस में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, चाहे OH आए चाहे कोई सा भी आए, कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है, जब रेजोनेंस हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो नेगेटिव जो चार्ज है वो 2 ही पॉसिबल जगह पे आ रहा है। कौन कौन सी, एक तो देखो यहाँ आया है ना, ये ऑर्थो है, ये कौन सी है,
पैरा है और ये भी क्या है, ऑर्थो ही है। तो ये दोनों तो ऑर्थो ही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ऑर्थो है, और सेकंड के बीच में सेकंड कौन सी पोजीशन है, वो पैरा है। तो जब भी कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किसी हेलो अरीन पर अटैक करता है और रेजोनेंस होगा, तब नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटा में कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, मेटा पोजिशन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। तो अगर NO2 मैं मेटा पे लगा देती हूँ, मैं NO2 को मैं मेटा पे लगा देती हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज ही नहीं आएगा, इस कार्बन पर जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना ये कर्सर सा है, इस कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज ही नहीं आएगा, तो फिर वो इस NO2 के साथ रेजोनेंस में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना। NO2 के साथ रेजोनेंस पे कब जाएगा, जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता। बट ये जो मेटापोरिजिनल कार्बन है, इस पर तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है ना, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखा, ऑर्थो और पैरा पे ही आता है, मेटा पे नहीं आता। ठीक है, क्लियर। उससे क्या होगा कि ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ही नहीं ला पाएगा। बट एक चीज याद रखना, कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप अगर कहीं किसी सिस्टम में लगा है, तो हमने दो इफेक्ट वो हमेशा अपने एक्सर्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आप ये हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट किसके बेस पे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन है, उसके साथ में दो ऑक्सीजन लगे हैं, है ना, कि क्या है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये भी क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो ओवरऑल थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था अपनी लोअर क्लासेस में। ठीक है, 11th में। ओके, जो भूल गए हैं प्लीज चेक योर 11th नोटबुक। ओके ओके, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका ओवरऑल इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा होगा थ्रू इंडक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बेंजीन रिंग से विथड्रॉ करेगा। ठीक है, और हमने एक चीज आपको और बताई थी कि जब भी इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट लग रहे होते हैं, है ना, तो हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट ही डोमिनेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि वो जस्ट एक क्या बोल सकते हैं उसको, वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है ना, तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये NO2 है ना, तो इसको सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये जो बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कंप्लीटली इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने शुरू कर देगा जिधर को NO2 है। ठीक है, क्लियर। बट रेजोनेंस में क्या होता है, आप देख सकते हो कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, पूरा पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आता है ना, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, है ना, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं, कंप्लीट चार्ज नहीं आता, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट के केस में। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रुप लगा है किसी सिस्टम में, तो डेफिनेटली स्पेशली इन केस ऑफ अरेंस में वो क्या होता है कि वहां पर वो अपना रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा, और इंडक्टिव तो करेगा ही करेगा, इंडक्टिव तो डेफिनेटली करेगा, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना कि जब भी दोनों इफेक्ट ऑपरेट होंगे, तो इंडक्टिव और रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इफेक्ट ही हमेशा डोमिनेट होता है। ठीक है, तो जो वो रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, ठीक है, वो ही उसका मतलब डोमिनेंट नेचर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरेन्स में, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल आप ऐसे याद रखिए कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ही वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हैं जो आपने बिल्कुल एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इनको आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत पूछी जाती है। रिएक्शन वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर अभी इन्होंने कोई हेलो बेंजीन ड्रॉ की है, हेलो बेंजीन है। अब देखो हेलोजन जो है इसके पास 3 लॉन पेयर है ना, दिख रहा है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, उन सबके पास 3 लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा नेक्स्ट कार्बन को, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जगह शिफ्ट कर देगा, है ना। जब नेक्स्ट जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, है ना, और इन दोनों के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड।
फिर ये फर्दर आगे शिफ्ट करेगा, ये नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके अगले पाई बॉन्ड को तोड़कर अगले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। सिमिलरली ये बॉन्ड बनाएगा और ये तोड़ के नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देगा। तो यू कैन सी हियर कि जब भी अगर हेलोरिन अटैच है और हेलोरिन के इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पर, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज पैरा एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपका नेगेटिव चार्ज आ पा रहा है, ठीक है, बट मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ठीक है, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए समझ में इसका मतलब ये है, अगर हेलो अरीन कोई है, जैसे ये हेलोरीन है ना, ये वाला, ये आपकी हेलोरीन है कोई, ठीक है, जो मैंने थोड़ी सी डार्क की है, तो इसमें हमेशा जब भी, क्योंकि अब डेफिनेटली क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो थोड़ा बहुत रेजोनेंस उनमें होता रहेगा, है ना, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, ऑर्थो और पैरा पे मिल सकते हैं, है ना। अब जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ रही है सामने से, तो वो सिस्टम की किस पोजीशन पर अटैक करेगी, खुद सोचो। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज कहाँ जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ पर है, ऑर्थो पर है और पैरा पर है, ठीक है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। इट मीन्स जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ लगेगा, ऑर्थो पर लगेगा और पैरा पर लगेगा, ठीक है। अब तुमको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, और ये भी याद रख लो। अब तुम वहां पे सोचो कि क्लोरीन, ऑल्दो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें आप और कंफ्यूज हो जाओगे। जितना तुमको मतलब मैं इजी करा रही हूँ, बिल्कुल इजी वे में, कि जो आप याद कर सको। आप याद रखना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट, ये जो 4 रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, हेलोजिनेशन, हेलोजन है, तो अगर मैं क्लोरीनेशन करा रही हूँ तो मतलब हेलोजिनेशन करा रही हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी ये अटैक करेगा, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, तो हमेशा ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, क्लोरीन, है ना, क्योंकि आप हेलोजिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। हेलोजिनेशन का मतलब है कि इस हेलोरिन पर हेलोजन को लगाना, अटैच कराना, रिएक्शन कराना, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज योर क्लोरीन, आपका इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, वो कहाँ कहाँ लग सकता है, वो पैरा पोजीशन पर लगेगा और ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा, ठीक है। और बट पैरा का जो प्रोडक्ट है, जब पैरा पे क्लोरीन लगेगा, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों है जी मेजर प्रोडक्ट, और ये जो आपका ऑर्थो पे लगेगा ये माइनर होगा। माइनर मतलब ये कम अमाउंट में बनेगा, और जब पैरा पे क्लोरीन लगेगा वो वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा अमाउंट में बनेगा। बिकॉज सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर क्या, ये दोनों एक दूसरे के पास पास है ना, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, साइज भी बड़ा है क्लोरीन का, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास पास है, ठीक है, ओके, जिसकी वजह से सिस्टम आपका स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा नहीं बनता, ये थोड़ा बनता है। ये ज्यादा क्यों बन रहा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन इधर है, ये दूसरा क्लोरीन इसके बिल्कुल 180 है, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना, तो मतलब रिपल्शन मिनिमम होगी, इस सिस्टम में रिपल्शन मिनिमम होगी और ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन। सेकेंड कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन सी है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या करना है आपको, सिंपली याद रखना, किसी भी हेलोरीन में जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो एक HNO3 के साथ आपने सल्फ्यूरिक एसिड जरूर डालना है, ठीक है, क्लियर। अगर आप खाली HNO3 के साथ कराते हो तो स्पीड बहुत कम होती है और जो प्रोडक्ट भी अलग अलग तरह के बन जाते हैं, जिनको हमने सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होने से ये रिएक्शन में अच्छे से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, दैट इज योर NO2 पॉजिटिव, ठीक है, NO2 पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, है ना, तो वो कहाँ कहाँ अटैक करेगा, हेलोरिन्स में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ऑर्थो और पैरा पे, है ना, तो NO2 एक बार ऑर्थो पे आके लग जाता है और एक बार पैरा पे आके लग जाता है ना। तो सेम रीजन वही है, ऑर्थो वाला माइनर है, पैरा वाला मेजर है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है माइनर, इसमें ऑर्थो के केस में एक दूसरे के बीच में ये जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो इनके बीच में आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, दैट इज वाई ऑर्थो वाला इतना स्टेबल नहीं होता और कम अमाउंट में बनता है। थर्ड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करना है आपने, हेलोरीन को किसी सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करा रही है ना, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराते हैं तो आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा यहाँ पर SO3H, ये आप थोड़ा याद रखो, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो आई कैन एक्सप्लेन बट इस टाइम क्या, एक तो ऑनलाइन क्लास है,
कुछ जो समझा रहे हो शायद वो ही थोड़ा उतना इनफ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और ऊपर से तुम्हारे पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, और आई होप सो कि अगर स्कूल खुल जाए तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोर्ड पे एक एक चीज़ करा के दिखाऊंगी, बट फिलहाल के लिए कुछ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक मत होके आना स्कूल में, कुछ तो आना चाहिए भाई। तो SO3H जो है आपका इनकमिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3H, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ लगेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। सेम रीजन की वजह से, वही स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो वाला माइनर है, पैरा वाला मेजर है, ठीक है। ओके, तो याद रखना हेलोजिनेशन में हेलो सिंपल हेलोजन लगाना है, नाइट्रेशन में NO2 लगाना है, और सल्फोनेशन में SO3H लगाना है, SO3H। ये आपको पिंक कलर में दिख भी रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने चौथी रिएक्शन बताई थी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शंस हैं। एक तो बोलते हैं हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो ये फर्स्ट वाली है इसको क्या बोलते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। सेकेंड वाली क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन ACYLATION, एसाइलेशन, ठीक है। क्लियर। तो फर्क कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है, सेम है, इधर हेलोरीन है, इधर भी हेलोरीन है। यहाँ पर CH3Cl लिया है ना, और यहाँ पर क्या लिया है, CH3COCl, CO एक्स्ट्रा है ना। तो ये जो ग्रुप है CH3, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, है ना। ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, चाहे यहाँ पर CH3 होता, चाहे यहाँ पर CH3CH2 होता है ना, चाहे CH3CH2CH2 होता है ना, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी होता, वो आपका एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा है, और यहाँ पर एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड आपने डालना है, ठीक है, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है यहाँ पर। तो CH3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहाँ कहाँ लगेगा जी, ऑर्थो पर और पैरा पर, ठीक है। पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा, है ना, सेम कंसेप्ट से। सिमिलरली एसाइलेशन में होता है एसाइल ग्रुप, इसको COCH3, COCH3 को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, ACYL, एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो असाइल ग्रुप लगेगा कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, है ना। सिमिलर COCH3, यहाँ पर भी COCH3 आपका पैरा पोजिशन पर लग गया है। सेम रीजन से पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। तो ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ा है, सिंपल 3-4 तरह के तो रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और लास्ट इज फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट में दो याद रखनी है, एक तो है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें सिर्फ CH3 लगेगा, CH3Cl है तो मतलब CH3 ही आगे यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दैट इज CH3CO लगेगा वहां पर, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और हर केस में चाहे हेलोजिनेशन हो चाहे नाइट्रेशन हो, पैरा मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है, हेलोअरीन्स की, ठीक है, क्लियर। अभी कह रहे हैं कि ऑल्दो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्वेश्चन है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, आपने देखा ना इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जैसे यहाँ पर COCH3 इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो ऑर्थो और पैरा पर लग रहा है ना। तो मतलब क्लोरीन के होने की वजह से, जो COCH3 है वो एक बार ऑर्थो पे लग रहा है और एक बार पैरा पे लग रहा है। मतलब क्लोरीन क्या हो गया, हम बोलेंगे कि क्लोरीन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लग रहा है, तो हम कहेंगे क्लोरीन क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, क्लियर। तो कहते हैं कि क्लोरीन जो है वैसे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो क्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की। तो कहते हैं स्टिल ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन गया, है ना। तो उन्होंने इसका कारण बताया, देखो कैसे बन गया। देखो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल ये इस पर अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो अटैक एट ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, ये लग गया, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले के ऊपर, है ना, साइड वाले के ऊपर। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, क्लोरीन बैलेंस कर रहा है ना, क्लोरीन बैलेंस कर रहा है ना, अगर ऑर्थो पर अटैच हो गया। सिमिलरली अगर ये पैरा पे आता है, ये ई ग्रुप,
तो पैरा पे आने के बाद जब रेजोनेंस आप करोगे देखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस वन इज योर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज। इसको भी क्लोरीन बैलेंस कर रहा है ना, कैसे बैलेंस कर रहा है, थ्रू रेजोनेंस, है ना, यहाँ भी थ्रू रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ भी थ्रू रेजोनेंस कर रहा है। तो इसलिए ऑल्दो क्लोरीन जो है वो इंडक्टिव, अगर हम उसका इफेक्ट देखें इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन की ज़्यादा है तो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, मतलब क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। बट रेजोनेंस जब वो शो करता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना आगे, जैसे यहाँ पर कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको कर रहा है ना। तो अगर ये एज अ मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की नज़र से देखें तो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया है, ठीक है, क्लियर। तो कहता है कि ऑल्दो चलो हमको भी पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बना, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और आपको पता है जब भी इंडक्टिव और रेजोनेंस के बीच में कंपटीशन आएगा तो हमेशा कौन जीतने वाला है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इंडक्टिव में जस्ट आपका इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेस होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन अलग है, दूसरी है फिटिक रिएक्शन, दोनों मतलब सिमिलर सी हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है। वुड्स फिटिक में क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी आपने करानी है एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। एल्काइल कौन सा होता है, जब सिंपल एल्केन का कोई ग्रुप लगेगा, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, है ना, मिथाइल, वो एल्काइल हैलाइड होगा ना, आर जब आपका इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हो। और अराइल हैलाइड क्या होगा, जब हैलोजन किसी अरीन से अटैच होगा, मतलब किसी बेंजीन से अटैच होगा, वो अराइल हैलाइड होगा। तो वुड्स फिटिंग में क्या करना है, एक अराइल हैलाइड लेना है, एक तो ऐसा हैलाइड लेना है जिसमें हैलोजन बेंजीन से अटैच हो, दूसरा कैसा लेना है, ये वाला जिसमें हैलोजन आपका किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, ठीक है। इन दोनों को लेना है, साथ में डाल देनी है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। तो आप देखोगे कि जो बेंजीन रिंग है और ये आर, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, आर और बेंजीन रिंग का बॉन्ड बन जाता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। Na किससे बॉन्ड कर बना लेगा, हैलोजन से, ठीक है। तो ये जो जब दोनों एल्काइल हैलाइड हम सॉरी दोनों हैलाइड्स जो है हमने डिफरेंट लिए हैं, एक अराइल हैलाइड लिया है और दूसरा एल्काइल हैलाइड लिया है, तब हम इसको बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। बट जब हम फिटिक में क्या करना है, फिटिक में आपके दोनों ही अराइल हैलाइड होने चाहिए, ठीक है, कंडीशन है दोनों ही अराइल हैलाइड होने चाहिए, तो ये फिटिक रिएक्शन बन जाएगी। अगर एक एल्काइल और एक अराइल है तो ये वुड्स फिटिक है, अगर दोनों ही अराइल हैलाइड है तो ये फिटिक रिएक्शन है। तो जब दो अराइल हैलाइड को आपने सोडियम से ट्रीट किया, तो जैसे यहाँ पर बेंजीन और आर के बीच में ग्रुप बन गया था, सॉरी बॉन्ड बन गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं डायफिनाइल, ठीक है, और सोडियम हैलाइड आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब ये जो पॉली हैलोजन कंपाउंड है आप इसको लीव कर सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ खास पढ़ने का है नहीं है, बेकार सौदा है ये, बस यहाँ तक जहाँ मैंने आज कराया है ये आप कर लेना, ठीक है, इसको आप रहने दो पॉली हैलोजन वाले को, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और जितने भी रिएक्शंस है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। मेन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस को याद करने में आएगी। अगर आप वेरी फर्स्ट स्टेज से इसको याद करते हो, आज से अगर आप याद करोगे तब कहीं जाके आप पेपर में लिख पाओगे, ठीक है। अगर आप ये सोचो ना कि आप एंड में ऑर्गेनिक पढ़ोगे और रिएक्शन लिख लोगे तो आप पेपर में बिल्कुल ब्लैंक बैठ जाओगे। मैं बता रही हूँ पेपर में बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। रिएक्शंस ऐसी होती हैं या तो आपको पूरी याद होती है या फिर आपको पूरी भूल जाते हो आप, ठीक है, बीच वाला कोई स्टेट है नहीं है। और रिएक्शन की आधी अधूरी रिएक्शन कोई नंबर नहीं है, रिएक्शन पूरी लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, आधे अधूरी रिएक्शन में कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, उनकी सिंथेसिस प्रिपरेशन जो भी हमने किया है, सेकंड उनकी रिएक्शन कैसी है, एल्काइल हैलाइड्स की भी और अराइल हैलाइड्स की भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, जो अराइल है सॉरी एल्काइल हैलाइड है, जो एल्काइल हैलाइड है उसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही आप देखोगे, वो भी इसमें आपने SN1 SN2 देखना है, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, इनैंशियोमर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। जब हम अराइल हैलाइड पढ़ेंगे तो हमको दोनों तरह की रिएक्शन याद करनी है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रोफिलिक में मैंने आपको 4 आज कराई है, कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ओके क्लियर।
तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। बाकी हम कल मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज योर एल्कोहल फिनॉल वाला, है ना। वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बट रिएक्शन सब में बहुत हैं। और रिएक्शंस तो मतलब मैं कह रही हूँ बिल्कुल अभी खाली बैठ के ना वही उसको बहुत प्रैक्टिस किया करो, अदरवाइज केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच।